एरिथ्रोपोइसिस के अलग स्टेजेस और हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के देखने के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी जो आरबीसी बनकर तैयार हो चुका है उसने अब क्या किया कि जैसे हम लोग पहले लेक्चर में देखे हैं कि स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें फिर वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से लेकर के फिर लास्ट में जो मेच्योर आरबीसी बन रहा था उसमें लगभग 7 डेज लग रहे थे और 7 डेज में 2 डेज था वो रेटिकुलोसाइट जब सर्कुलेशन में आ जा रहा था, उसके बाद जो 2 दिन लग रहा था मेच्योरेशन में लग रहा था, वो सारी चीज़ें अब देख लिए, यानी वो 7 दिन। अब क्या हुआ कि वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लिया। हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज का। ओके, 120 डेज का। अब ये 120 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, यानी आरबीसी अब न्यूक्लियस तो है नहीं ना, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, फिर ब्रेकडाउन वाले कंडीशन उसका ब्रेकडाउन होगा यानी डिस्ट्रक्शन होगा। तो क्या है वो आगे देखते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज अबाउट 120 डेज एंड देयर ब्रेकडाउन और हीमोलाइसिस। ओके, तो एरिथ्रोसाइट जो यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस होगा, यानी जिस प्रोसेस से आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस। is carried out by macrophages in the spleen, bone marrow and liver। बेसिकली क्या होता है कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है या आरबीसी का जो हीमोलाइसिस एक्चुअली होता है, हीमोलाइसिस करता कौन है, तो ये हीमोलाइसिस करता है मैक्रोफेजेस। तो ये मैक्रोफेजेस कहाँ के मैक्रोफेजेस होते हैं, तो बेसिकली स्प्लीन के होते हैं, बोन मैरो के होते हैं और लिवर के होते हैं। मेजॉरिटी आपको स्प्लीन देखने को मिलेगा, बोन मैरो और लिवर में मिलता है। अच्छा, स्प्लीन को ना एक नेम भी मिला हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ये क्यों कहते हैं, बेसिकली क्या है कि यहाँ के जो मैक्रोफेज मेजॉरिटी ऑफ ब्रेकडाउन यानी हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइसिस का बहुत बड़ा पोर्शन एक्चुअली वो क्या होता है, स्प्लीन में होता है और यहाँ पे स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, तो फिर बोन मैरो में होता है और क्या लिवर में होता है। तो क्या क्या प्रोसेसेस हैं यानी क्या क्या स्टेजेस हैं जिससे गुजरता है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब एरिथ्रोसाइट की बात करेंगे तो एरिथ्रोसाइट में क्या था, हीमोग्लोबिन कंटेंट। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन। ओके, अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ये मैक्रोफेज स्प्लीन में एंटर करता है या बोन मैरो में या फिर लिवर में एंटर करता है। तो वहाँ पे क्या जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो आरबीसी अपना 120 डेज कंप्लीट कर चुका है, जिसका मेम्ब्रेन डैमेज हो चुका है, यानी बॉडी का सिस्टम जिस आरबीसी के बारे में ये डिसाइड करता है कि अच्छा ये अब आरबीसी जो है ना आगे फर्दर यूज में या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करेगा, तो उसका हो जाता है वहाँ पे ब्रेकडाउन स्टार्ट। होता क्या है, तो स्प्लीन में एंटर करता है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट बोन मैरो में और फिर लिवर में भी अपने अपने जगह पे। ठीक है, तो वहाँ के मैक्रोफेजेस करते हैं ब्रेकडाउन। होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे ना कि हीम और ग्लोबिन पार्ट, ये जो प्रोटीन वाला पोर्शन था है ना, प्रोटीन चेन जो था, और ये क्या था, आयरन था। ओके, तो ये 2 पोर्शंस थे। तो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन में ब्रेकडाउन होता है। होता क्या है, हीम में फिर आयरन, आयरन जो फिर ब्रेकडाउन होकर यहाँ से हीम से जो निकला आयरन वो फिर क्या होता है, रीयूज होता है। इसका अपना प्रोसेस है कि फिर अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से गुजर करके ये भी फिर क्या होता है, रीयूज हो जाता है। तो उसके बाद है प्रोटोपोरफायरिन, इसका फिर आगे स्टेजेस हम वो देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबिन, इसमें क्या होता है। तो होता क्या है, जब लोग स्टार्टिंग में ग्लोबिन में देखे थे उसमें याद है कि हम डिस्कस किए थे कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन होते हैं। बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो अब आगे यहाँ देखते हैं। होता क्या है, तो ग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, यानी बहुत सारे पेप्टाइड्स के चेन होते हैं। वो चेन क्या है, तो 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। याद है लोग इस फॉर्मेशन के टाइम में, हीमोग्लोबिन के टाइम में ये डिस्कस किए थे। तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अब एक अल्फा चेन जो होता है ना वो कंटेन करता है 141 एमिनो एसिड्स, एक नंबर है, और एक बीटा चेन कंटेन करता है 146 एमिनो एसिड। अब 2 बीटा चेन है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, जो नंबर आएगा जैसे 21892, तो 192 एमिनो एसिड्स यहाँ, और इसको अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 282 एमिनो एसिड्स जो होंगे वो होंगे 2 अल्फा चेन्स कंटेनिंग। अब ये क्या होगा, अमीनो एसिड्स ब्रेक हुआ, ये क्या होता है, रीयूज फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होता है अमीनो एसिड्स। अब वो अमीनो एसिड्स यहाँ मिल गया ना, 282 एमिनो एसिड यहाँ मिला अल्फा चेन के ब्रेकडाउन की वजह से, और बीटा चेन से मिला हम लोग को 292 एमिनो एसिड्स। प्रोटोपोरफायरिन ये ब्रेकडाउन होकर के बनता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन फिर चेंज होता है बिलीरुबिन में,
बिलीरुबिन यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो ये हो गया अभी जो बिलीरुबिन है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, यानी ये बिलीरुबिन जो है वाटर इनसॉल्युबल है, यानी यहाँ पे जो ये बिलीरुबिन है ये क्या फैट सॉल्युबल, ये ज़्यादा अच्छा है, फैट सॉल्युबल, ठीक है, जिसको हम लोग अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। अब ये बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, ओके, अब येलो कलर होता है। अब ये बिलीरुबिन जो है ना एमिनो प्रोटीन के साथ, एक्चुअली प्रोटीन के साथ, या जो प्रोटीन हो गया कि एल्बुमिन, ओके, इस एल्बुमिन के साथ बाइंड करके लिवर में जाता है, यहाँ लिवर है ना, लिवर में एंटर करता है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्बुमिन के साथ बाइंड होकर के लिवर में एंटर करता है, और ये बिलीरुबिन जो था, तो ये बिलीरुबिन और ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ बाइंड होकर के ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। फिर क्या होता है, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइल डक्ट, अब लिवर से तो बाहर निकले बाइल डक्ट के थ्रू, तो बाइल डक्ट यहाँ है ना, तो बाइल डक्ट और फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो बाइल डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है, यानी फिर से प्रोटीन बिलीरुबिन जो प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होकर के यहाँ पे लिवर में एंटर करेगा। अब लिवर में इसका जो होता है ये बिलीरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो यहाँ पे हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हुआ, अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर से बाइल डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है, यानी बाइल डक्ट के थ्रू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाहर निकलता है, ये भी येलो इन कलर हो गया, ओके। अब क्या है, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में आ जाता है। कैसे, तो हम लोग अगर याद हो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़े थे तो उसमें क्या था कि इंटेस्टाइन में सेकंड पार्ट, डुओडेनम के सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम यहां पे ओपन होता है एम्पुला ऑफ वेटर, ओके। तो ये होता क्या है कि पैनक्रियाज और लिवर का दोनों का डक्ट एक साथ ओपन होता है, जो फिर क्या होता है कि डुओडेनम में एंटर होता है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में एंटर कर गया, यानी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो लिवर में था वो बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लिवर में गया, कॉन्जुगेशन हुआ, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में आया। अब क्या होता है, ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया, अब क्या है इंटेस्टाइन में आ गया, अब ये जो ग्लूकोयूरोनिक एसिड था इसको ना बैक्टीरिया रिमूव कर देता है। अब ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड रिमूव होने के बाद ये बन जाता है यूरोब्लिनोजेन में, ठीक है। अब यूरोब्लिनोजेन क्या होता है, दो चीजें, रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड, यूरोब्लिन होता क्या है कि अब देखें कि अब क्या हुआ, इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन में भी तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ना, तो वहां से क्या होगा कि रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा इनटू ब्लड। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जैसे हम लोग डाइजेशन पर हैं तो उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं, उस माइक्रोविलाई से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो वही चीज तो यहाँ हो रहा है ना, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यानी जो माइक्रोविलाई यहाँ पे थे वो इनको रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये बहुत लेस अमाउंट होता है, अप्रॉक्स 5% या कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है रीअब्जॉर्ब, यानी ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गया। बहुत समझने वाली बात है कि यूरोब्लिनोजेन यहाँ पे जो ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गया। अब ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड में सर्कुलेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन, और ब्लड सर्कुलेशन का फिल्ट्रेशन कहां होता है, किडनी में, और किडनी से वेस्टेज मटेरियल क्या निकलता है, तो यूरिन, यानी जो यूरोब्लिनोजेन यहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यूरोब्लिन में चेंज हो रहा है, वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद इतने सारे प्रोसेस होकर के यूरिन में आकर के बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रहा है, ठीक है। तो यूरोब्लिनोजेन यूरोब्लिन में, यानी यूरोब्लिनोजेन यूरोब्लिन में, और फिर ये यूरोब्लिन यूरिन के थ्रू बाहर आ गया, एक्सक्रीट आउट हो गया। अब क्या है, यूरोब्लिनोजेन का दूसरा कंडीशन, कंटिन्यू टू इंटेस्टाइनल ट्रैक, अब है कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आगे बढ़ते रहा, ठीक है। वो क्या हुआ, यूरोब्लिनोजेन स्टर्कोबिलिन में चेंज हो गया। अब ये स्टर्कोबिलिन ने, अब देख रहे हैं कि अब डाइजेशन वाला प्रोसेस फिर से याद करें तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल रहते हैं जो क्या फीसेज या स्टूल के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं, उन्हीं एक्सक्रीट आउट वाले प्रोसेसेस या सब्सटेंस के साथ मिल करके ये स्टर्कोबिलिन भी बाहर आ जाता है। और ये क्या करता है, ब्राउन कलर जो स्टूल का कलर होता है, कलर टू स्टूल, यानी स्टूल को जो कलर प्रोवाइड करता है वो स्टर्कोबिलिन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो हीमोग्लोबिन था वो क्या हुआ, आयरन रीयूज हो गया,
यहाँ पे एमिनो एसिड हुआ था वो भी रीयूज हो गया, ये यूरोबिलिन यानी कॉन्जुगेशन प्रोसेस हो करके। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे क्या था, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म था, फैट सॉल्युबल था, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगा ना ये हो गया वाटर सॉल्युबल। यानी अब ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस होने के बाद ये वाटर सॉल्युबल हो गया। अब वाटर सॉल्युबल हो गया तब तो ये यूरिन के थ्रू यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और फिर वाटर के साथ ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। आई होप आप लोगों को डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट समझ में आ गया होगा।